हाय गाइज, अपना टॉपिक था औसत। औसत में हमने 13 लेवल पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे लेवल नंबर 14। तो लेवल नंबर 14 पढ़ने से पहले हम कुछ बातें हैं उनको समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास है और उसमें कुछ तो है छात्र और कुछ है छात्राएं, अलग अलग है। और इनका जो औसत अंक है वो मान लेते हैं छात्रों के 70 अंक और छात्राओं के 80 अंक है। और उसके बाद में कहा जाए कि जब इनको इकट्ठा किया जाए तो एक कक्षा बन जाएगी और उस कक्षा का जो औसत है वो 76 अंक है, 76 अंक है। अब आपको पूछा जाए कि बताओ उस कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात क्या है, तो आप मेरी तरफ देखना। देखो, जब दो अलग अलग राशियों का औसत दिया गया है, जैसे ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, उसके बाद में दोनों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, इसका मतलब दोनों के मिश्रण का औसत दिया जाए। अर्थात जैसे छात्र हैं और छात्राएं हैं, जब इनको एक जगह बिठाएंगे तो पूरी क्लास बन जाएगी। तो क्लास का औसत दिया जाए, आपको क्या करना है, इनकी संख्याओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए ऐसे तिरछा अंतर निकालना है। मैं इस हाथ को इस साइड लेके जाऊंगा और इस हाथ को इस साइड लेके जाऊंगा। आपको भी ऐसे ही ध्यान रखना है। ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है और ये बीच में पूरी कक्षा का औसत है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे इस हाथ को इधर लेके जाऊंगा और इस हाथ को इधर लेके जाऊंगा। मतलब यहाँ वाले औसत और इस औसत का अंतर इधर लिखूंगा। इसी प्रकार से इसका और बीच वाले औसत का अंतर इधर लिखूंगा। मुझे तिरछा चलना है। अगर ऐसा किया जाए तो फिर छात्र और छात्राओं की संख्याओं का अनुपात आ जाता है। देखिए कैसे, छात्र इस साइड लिखे हैं तो मुझे तिरछा चलना है, ऐसे क्रॉस चलूंगा। तो मैं छात्र की संख्या और कक्षा की जो संख्या है औसत की, उन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखूंगा। तो अंतर निकालने के लिए हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। 76 में से 70 गया तो बच गया 6। यह लिख देता हूं 76 माइनस 70 तो हो गया 6। और इस प्रकार से यहाँ पे भी तिरछा अंतर लिखेंगे, इन दोनों का तिरछा अंतर यहाँ आएगा। तो 80 और 76 में अंतर कितने का है, तो 4 का। कैसे आया, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। अब यहाँ पे घटाने के बाद में जो आया 4 और जो 6 है, ये अनुपात आ गया छात्र की संख्या और छात्राओं की संख्या का। अब इसको हम थोड़ा बहुत और काट सकें तो और काट सकते हैं। जैसे 4 में और 6 में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग चला गया 2 बार और 6 में 2 का भाग चला गया 3 बार। तो 2:3 जो आया है वो क्रमशः छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात आ चुका है। तो अब हम लेवल नंबर 14 में यही पढ़ने वाले हैं कि जब दो अलग अलग ग्रुप है उनका औसत दिया गया है और फिर बीच में उनके मिश्रण का औसत दिया गया है, तो तिरछा अंतर निकालने पे आप बस मेरे ये हाथ है इनको याद रख लेना। ये हाथों के जो इशारे हैं ये आपको एग्जाम में याद रह जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं, देखो लिखो लेवल नंबर 14 और इसमें लिखो लेवल नंबर 14 और इसमें लिखेंगे एक सवाल। लिखिए, एक कक्षा के छात्र छात्र लिखना है, मतलब मेल जो बॉयज है उनका लिखना है। तो एक कक्षा के छात्र और बहुवचन में लिखेंगे तो एक कक्षा के छात्रों के औसत प्राप्तांक, एक कक्षा के छात्रों के औसत प्राप्तांक 72 अंक है, जबकि छात्राओं के औसत प्राप्तांक 80 अंक है। अब भाई छात्र नाराज मत हो जाना कि हमारे औसत अंक है वो कम दिए, क्योंकि छात्राएं हैं वो ज्यादा मेहनत करती है, ज्यादा पढ़ती है, इसलिए मैंने ज्यादा नंबर दे दिए। अगले सवाल में छात्रों को ज्यादा नंबर दे दूंगा, ये तो मेरे हाथ की बात है। तो 80 अंक है तथा कक्षा के औसत प्राप्तांक अब ये मैं लिखता हूं 75 अंक है। तो कक्षा में छात्र तथा छात्राओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो कक्षा में छात्र तथा छात्राओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है।
तो बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो सबसे पहले लिखा छात्र और इधर लिखा छात्राएं। अब देखो छात्रों के औसत अंक कितने हैं 72, तो यहाँ लिखेंगे 72। छात्राओं के औसत अंक कितने हैं 80, तो यहाँ लिखेंगे 80। जब दोनों को एक जगह बिठा दिया जाएगा तो कक्षा बन जाएगी, और कक्षा के औसत प्राप्त अंक कितने हैं 75 अंक है। अब देखो तिरछा अंतर निकालना है 80 में और 75 में, ऐसे ही जो अंतर आएगा तिरछा वो यहाँ लिखा जाएगा। कितने का अंतर है, तो बड़ी संख्या 80 में से छोटी संख्या 75 को घटाया तो कितना आया 5। इन दोनों का जो तिरछा अंतर है वो ऐसे लिखना है। 72 में 75 में अंतर कितना है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया आया 3। अब यहाँ पे जो 5:3 आया है ये आ गया छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात 5:3। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आपको और भी आसान तरीके से समझाता हूं इसको। नोट कर लिया होगा शायद। अब आप समझिए, मान लीजिए एक रस्सी है, एक साइड से तो छात्रों को पकड़ा दी जाए, दूसरी साइड से छात्राओं को पकड़ा दी जाए। देखना, एक ये रस्सी है और इस रस्सी को दो तरफ से कुछ तो विद्यार्थी मतलब है छात्र उन्होंने पकड़ लिया, और कुछ है छात्राएं उन्होंने पकड़ लिया। इन्होंने पकड़ लिया और इस साइड में है कुछ छात्राएं और इन्होंने पकड़ लिया। ठीक है, अब ये छात्र है और ये छात्राएं हैं। अब ये दोनों आपस में रस्सी को पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ। अब आप मुझे बस इतना सा बता दीजिए कि ये रस्सी कौन सी साइड में खींची जाएगी। तो जिस साइड में दम ज्यादा होगा उस साइड रस्सी खींची जाएगी। अगर मान लीजिए छात्राओं की संख्या ज्यादा है, जैसे ये एक छात्र है और यहाँ पे छात्राएं आ जाए 2, एक छात्रा और आ जाए और वो भी इस रस्सी को खींचने लग जाए, तो फिर ये रस्सी कौन सी साइड में जाएगी, छात्राओं वाली साइड में जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 छात्र और आ जाए और 3 छात्र हो जाए, तो ये कौन सी साइड जाएगी, लड़कों की साइड जाएगी। तो जिस तरफ संख्या ज्यादा होगी उस तरफ ये रस्सी, सामान्यता परिस्थितियों में देखें तो उस तरफ ये रस्सी खींची जाएगी। हमें ये मान लेना है कि दोनों में जो बल है वो बराबर है, मतलब दोनों में ताकत है वो बराबर है। इस कारण से जिस साइड में संख्या ज्यादा होगी उस साइड में वो खींच के ले जाएंगे। अब जरा यहां देखिए, एक तो है 72, देखना 72 अंक है, एक है 80 अंक है। अब ये जो पूरी कक्षा का औसत है वो 75 है। देखना, समझना इसको, बहुत ही आसान है, 75 है। अब एक चीज देखना, ये 72 के ज्यादा नजदीक है या 80 के ज्यादा नजदीक है। ये जो संख्या 75 है वो 72 के नजदीक है या 80 के नजदीक है, कौन सी के नजदीक है, इसके नजदीक है। किसके नजदीक है, छात्रों के। इसका मतलब छात्रों की संख्या ज्यादा होगी, पता चल जाएगा। देखो यहां से 5:3 है, इसका मतलब छात्र है 5, छात्राएं है 3। तो यहीं से आपको एक हिंट मिल जाएगी कि संख्या किसकी ज्यादा है, तो छात्रों की। क्यों, क्योंकि छात्र तो कहेंगे कि नहीं 72 नंबर ही लाने, कम नंबर लाने, और छात्राएं कहेगी कि नहीं ज्यादा नंबर लाने। अब दोनों में जब कंपटीशन हुआ तो नंबर आए पूरी क्लास के 75। इसका मतलब ये नंबर किन की साइड में है, छात्रों वाले नंबरों की साइड में। इसका मतलब छात्र इस कक्षा में ज्यादा है, इस कारण से नंबर कम वाली साइड में आए हैं और छात्रों वाली साइड में आए हैं। आपको हिंट से पता भी लग जाएगा, प्रश्न को पढ़ते ही पता लग जाएगा कि इसमें क्लास में संख्या है वो किसकी ज्यादा है। एक उदाहरण और देखते हैं, फिर देखना आप देखते ही बता दोगे कि किसकी संख्या ज्यादा है। तो अगर बाय द वे आप तिरछा अंतर निकालो और आप कंफ्यूजन में आ जाओ कि कौन सी संख्या ज्यादा होगी, तो देख लेना भाई कि औसत किस साइड में झुका हुआ है उसी साइड वाली संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो कईयों की दिक्कत हो जाती है कि 5:3 आएगा कि 3:5 आएगा। उनको इतना तो याद रह जाता है कि तिरछा अंतर निकालना है, लेकिन बाद में अगर दिक्कत आ जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक सवाल और लिखेंगे, एक कक्षा के लड़कों
की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है तथा लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है तथा कक्षा की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है, तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लड़के मतलब बॉयज और यहाँ पे लिखते हैं लड़कियां मतलब गर्ल्स। बॉयज अनुपात गर्ल्स। लड़के हैं उनकी औसत ऊंचाई कितनी 170 सेंटीमीटर और लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी 150 सेंटीमीटर। अब पूरी क्लास की औसत ऊंचाई है वो कितनी है 165। तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया बीच में। अब आप ही बताइए ये 165 170 के नजदीक है या 150 के नजदीक है। तो पता चल रहा है 170 के नजदीक है। इसका मतलब ज्यादा संख्या किसकी होगी बॉयज की होगी। अब आपको निकालना है अंतर। अगर आप एग्जाम में भूल जाओ कि तिरछा अंतर निकालना है तो जैसे 165 और 170 में अंतर कितने का है 5 का। अब ये 5 इधर लिखूं कि इधर लिखूं, अगर ये कंफ्यूजन हो जाता है तो आप देखो कि संख्या किसकी ज्यादा है लड़कों की। तो जो अनुपात ज्यादा आए वो लड़कों का होगा, जो अनुपात कम आए वो लड़कियों का होगा। और अगर कंफ्यूजन ना रहे तो ये हाथ याद रख लेना, इधर वाला हाथ इस साइड में जाएगा, इधर वाला हाथ इस साइड में जाएगा। मतलब आपको दोनों हाथों को क्रॉस करना है, तिरछा करना है। अब यहाँ पे तिरछा अंतर निकालेंगे 170 में और 165 में अंतर कितने का 5 का। 150 में और 165 में अंतर कितने का 15 का। अब देखेंगे 15 और 5 कट रहे हैं क्या, बिल्कुल 5 से कटा कितनी बार 3 बार, 5 से कटा कितनी बार 1 बार। तो 3 अनुपात 1। 3 में और 1 में ज्यादा कौन है 3 है। इसका मतलब ये लड़कों वाली साइड में आएगा क्योंकि ये 65 है वो लड़कों वाले अनुपात के नजदीक है। इसका मतलब लड़कों की संख्या ज्यादा है। वही रस्सी वाली बात, रस्सी कौन खींचेंगे इसमें लड़के, तभी जो औसत आया पूरी क्लास का वो लड़कों के औसत के नजदीक है। इसका मतलब लड़कों की संख्या ज्यादा है। तो जो ज्यादा अनुपात है वो लड़कों का, जो कम अनुपात है वो लड़कियों का। तो इस प्रश्न में लड़कों को मैंने राजी कर दिया, पिछले सवाल में लड़कियों को राजी कर दिया। अब देखते हैं अगला सवाल। ये मिश्रण का तरीका है और जब हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात तो वहां पे हम ये मिश्रण वाला तरीका डिटेल से पढ़ने वाले हैं। औसत में हमारे इतना ही काम में आएगा, इस कारण से इतने ही प्रश्न पढ़ेंगे। एक सवाल और देखते हैं उसके बाद में अगला लेवल पढ़ेंगे। तो लिखेंगे एक सवाल, एक कक्षा के लड़के तथा लड़कियों के औसत प्राप्तांक क्रमशः 60 अंक एवं 50 अंक है। यदि कक्षा के औसत प्राप्तांक यदि कक्षा के औसत प्राप्तांक 58 अंक है तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। हालांकि इसमें परसेंटेज भी पूछ लिया, परसेंटेज भी पढ़ेंगे हम, इससे अगला टॉपिक परसेंटेज ही होगा।
तो ये औसत का सवाल है, क्योंकि इसमें औसत शब्द दिया गया है तो औसत में भी पढ़ना है और साथ में प्रतिशत भी पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। एक साइड में लड़के तो लिखा बॉयज, दूसरे ग्रुप में लड़कियां तो गर्ल्स। औसत प्राप्तांक क्रम से, ध्यान दीजिए, क्रम से का मतलब होता है जिसका नाम पहले आया उसका औसत पहले होगा। तो लड़कों का नाम पहले तो औसत कितना 60, लड़कियों का नाम बाद में तो औसत कितना 50। पूरी क्लास का औसत कितना है 58, तो ये लिखा बीच में। तिरछा अंतर निकालेंगे, 58 में और 50 में अंतर कितने का 8 का, 60 में और 58 में अंतर कितने का 2 का, काटा तो कितना हो गया 4:1, 4:1। ये तो आ गया क्या अनुपात किसका, पहले नाम लड़कों का, तो लड़के अगर 4 है तो लड़कियां कितनी है 1 है, ये तो आ गया अनुपात। अब आपको पूछा है कि लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करो, तो प्रतिशत ज्ञात करना बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे देखो, टोटल क्लास में 4 तो है लड़के तो 1 है लड़कियां, 1 लड़की और 4 लड़के, टोटल कितने 5, 5 में से लड़कियां कितनी 1। देखो समझो, अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला औसत, और औसत तो आपका इतना ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा कि आप बिना किसी सूत्र के औसत के सारे सवाल कर लोगे और औसत के तो आप महारथी बन जाओगे, ये तो मेरी गारंटी है भाई, अनुभव बोलता है। ठीक, तो 4 और 1 हो गए 5, 5 में से लड़कियों की संख्या कितनी है 1, भाई टोटल कितने 4 और 1 5, तो हम लिखेंगे 5 में से लड़कियां कितनी है, तो ये है 1, तो 1 में से कितनी होगी 1/5। अब प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से, ये सिखाऊंगा आपको, तो 100 में से कितनी होगी 1/5 गुणा 100, और ये आई 20%। ठीक है, बाद में तो जब आप परसेंटेज पढ़ लोगे तो 1/5 का मतलब ही कितना होता है 20, आप यहां से देख के ही पता लगा लोगे कि 4 और 1 हो गई 5, 5 का मान 100, ठीक, तो 1 का मान 20, तो 1 का मान हो जाएगा 20, डायरेक्ट उत्तर आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ये पढ़े हमने औसत से संबंधित मिश्रण वाले प्रश्न। ठीक, अब लिखेंगे लेवल नंबर 15, लेवल नंबर 15, और औसत टॉपिक का लास्ट लेवल है लेवल नंबर 15, उसके बाद में औसत टॉपिक खत्म हो जाएगा और अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रतिशतता। तो लिखेंगे लेवल नंबर 15। और इसमें हम पढ़ेंगे औसत आयु से संबंधित प्रश्न, लेवल नंबर 15। इसमें हेडिंग लिख लो औसत आयु, औसत आयु। देखो, औसत आयु वाले सवाल बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, और ये लास्ट में मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि कई विद्यार्थियों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, उनको दिक्कतें आती है, आयु से संबंधित जो प्रश्न है वो हल नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए ये सवाल बहुत ज्यादा आसान होते हैं और अब आप ये सवाल भी कर पाएंगे। ठीक, औसत आयु कैसे ज्ञात की जाती है तो समझना, देखो एक उदाहरण समझाता हूं आपको। मान लीजिए घर में एक ये पिताजी हैं और ये घर में माताजी है। ये ओढ़नी ओढ़ रखी है और ये माताजी है। एक इनकी छोटी गुड़िया है, बच्ची है। ठीक, और एक इनके घर में छोटा बच्चा है जो बिल्कुल छोटा है। एक इनके घर में दादाजी हैं और एक इनके घर में दादी माँ है। ये दादी माँ मान लीजिए और ये मूंछों वाले दादाजी, ऐसे हम मान लेते हैं। ठीक है, परिवार में दो, 4 और 2 6 सदस्य हैं। अब इनकी आयु अलग अलग होगी, जैसे दादाजी मान लेते हैं 70 वर्ष के हैं, दादी माँ मान लेते हैं 65 वर्ष की है, पिताजी मान लेते हैं 40 वर्ष के हैं, और ये मम्मी है ये 35 ईयर की है, और ये गुड़िया है वो मान लीजिए
7 साल की है, छोटे वाला बच्चा है वो 3 साल का है। ऐसे अलग अलग इनकी आयु है। अब देखना इनकी औसत आयु हम कैसे ज्ञात करते हैं। औसत आयु ज्ञात करने के लिए सबकी आयु को जोड़ते हैं और उसके बाद में हम भाग दे देते हैं कितने सदस्य हैं उसका। तो हम जोड़ेंगे 70 को, 65 को, 40 को, 35 को, 7 को और 3 को, और 1 2 3 4 5 और 6 का भाग दे देंगे। ऐसे तो आ जाएगी औसत आयु। ये तो आप पहले से जानते हैं। अब इसमें देखो ध्यान देने वाली बात क्या है। मान लेते हैं ये बात है 2022 की, ये सन 2022 की बातें हैं। अब जैसे ही सन 2023 में हम देखेंगे तो देखना आप, मैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं आपको कि सन 2023 में दादाजी कितनी साल के हो जाएंगे, 71 साल के। तो दादी माँ कितने की, 66 साल की। पिताजी कितने, 41 साल के। माताजी कितनी, 36 साल की। और ये गुड़िया कितने की, 8 साल की। और ये गुड्डा कितने का, 4 साल का। ठीक, तो प्रत्येक की आयु एक एक साल बढ़ गई। देखो सबकी आयु एक एक साल बढ़ जाती है, कोई सा भी सदस्य ऐसा नहीं है कि इसकी आयु बढ़ती नहीं है, प्रत्येक की आयु बढ़ेगी। दूसरी बात, ये गुड़िया इस बच्चे से 4 साल बड़ी है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी ये 4 साल बड़ी रहेगी, अर्थात लाइफ टाइम ये 4 साल बड़ी ही रहेगी। बहुत ही आसान बातें हैं कि जब आयु एक व्यक्ति की बढ़ती है तो पूरे परिवार की आयु बढ़ती है। दूसरी बात, जब एक और दूसरे व्यक्ति के बीच का अंतर मान लीजिए 4 साल है तो वो हमेशा 4 साल ही रहने वाला है। ठीक, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो सवाल कैसे आते हैं। सवाल ऐसे आते हैं कि एक वर्ष पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 30 वर्ष थी। देखना, एक वर्ष पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 30 वर्ष थी। ठीक है, फिर कहा जाए वर्तमान में इनकी कुल आयु ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है, आपको छोटा सा सवाल पूछा है, एग्जाम में ये नहीं आएगा, इससे आगे वाला लेवल आपको पूछा जाएगा। लेकिन ये समझो, देखो पहले कैसे। एक वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 30 वर्ष थी। तो औसत आयु का मतलब होता है जब सबको इकट्ठा करके जोड़ लिया, जोड़ के 5 का भाग दिया तो आया 30। इसका मतलब जब इनको बराबर बराबर कर दिया तो प्रत्येक सदस्य 30 साल का हो गया। ये कब की बातें हैं, 1 साल पहले। देखो, 1 वर्ष पहले प्रत्येक कितने का था, 30 का। दूसरा भी कितना, 30 का। तीसरा भी कितना, 30 का। चौथा भी कितना, 30 का। और पांचवा भी कितना, 30 का। ये बराबर क्यों किए, क्योंकि मैंने औसत लिखा है। परिवार में सारे सदस्य बराबर उम्र के नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब औसत निकालते हैं तो सबकी आयु को बराबर बराबर मानना पड़ता है। ये कब की बात है, 1 साल पहले की। तो जब वर्तमान की बात करें तो भाई जो आदमी 1 साल पहले 30 साल का था वो वर्तमान में कितने का है, 31 का। तो प्रत्येक की आयु एक एक बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। प्रत्येक सदस्य 31 का होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जो प्रत्येक का मान होता है वही क्या होती है, औसत आयु होती है। तो इनकी औसत आयु कितनी हो गई वर्तमान में, 31 साल। अब बताओ इस सवाल को सोल्व करने की जरूरत है क्या, टोटल आयु ज्ञात करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि 1 साल पहले औसत कितना था, 30 था। इसका मतलब प्रत्येक का मान 30 था। तो वर्तमान में 31 हो गया। तो वर्तमान में कुल आयु पूछे तो 31 गुणा 5 डायरेक्ट बता सकते हैं, 31 गुणा 5। और वर्तमान में अगर इनकी कुल आयु की बजाय पूछता औसत आयु तो हम सीधा ही बताते कितनी, 31। टोटल पूछे तो 31 के 5 जने हैं तो 31 गुणा 5। अगर पूछे कि 3 साल पहले कितनी थी तो 1 साल पहले थी 30,
तो इसका मतलब वर्तमान में कितनी 31। पहले वर्तमान ज्ञात करेंगे, वर्तमान से 3 साल पहले की पूछी है तो 31 में से 3 घटाएंगे तो 28, या फिर 1 साल पहले की है 30 तो उससे 2 और कम कर देंगे तो आ जाएगी 3 साल पहले की, 30 में से 2 और कम करेंगे तो आ जाएगी 28। ये तो था भाई एक तरीका। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिखेंगे एक सवाल, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। ठीक, परिवार का सबसे छोटा सदस्य, परिवार का सबसे छोटा सदस्य 2 वर्ष का है। तो बताइए सबसे छोटे सदस्य की, अब यहां पे 2 बातें पूछी जाती है। पहला, जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? और दूसरा पूछता है कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म के उपरांत परिवार की औसत आयु क्या हो गई? ठीक है, 2 कंडीशन है। अब ये बताइए 2 कंडीशन कौन सी वाली है? तो सीधा सीधा कहूं तो ये है थाली, और जब परिवार में किसी भी सदस्य का होता है जन्म तो थाली बजाई जाती है। तो पहली कंडीशन है थाली बजने से पहले, और दूसरी है थाली बजने के बाद। बस इतना ही फर्क है। जब छोटे बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म के समय, मतलब जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी, इसका मतलब वो जन्मने ही वाला था उससे जस्ट पहले की पूछी है। मान लीजिए आज किसी के परिवार में एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ है, उससे जस्ट पहले, मतलब आज सुबह 10 बजे जन्म हुआ, इसका मतलब 10 बजने में से 5 मिनट पहले परिवार की औसत आयु क्या थी? और जन्म के उपरांत, इसका मतलब जन्मने के जस्ट बाद में 10 बज के 1 मिनट पे परिवार की औसत आयु क्या होगी? ये 2 बातें आपको पूछी गई है, मतलब एक थाली बजने से पहले और एक थाली बजने के बाद में। तो परिवार के जन्म के समय उसकी औसत आयु पूछे तो थाली बजने से पहले, इसका मतलब नया वाला सदस्य है उसको गिनेंगे क्या? नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी आया नहीं है, और जैसे ही वो आ जाए, जन्म होते ही इस धरती पे आ जाए, तो जन्म के उपरांत के बाद में एक संख्या बढ़ जाएगी। कहते हैं ना कि आपके परिवार में एक नया सदस्य आ गया है, तो जैसे ही नया सदस्य आए तो उसके उपरांत फिर एक सदस्य बढ़ गया, और उसके बाद में आपको औसत आयु ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, देखो, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। ये कब की बातें हैं? वर्तमान की। तो वर्तमान में जो औसत आयु है वो कितनी है? 28 है ना। अब कहा परिवार का सबसे छोटा सदस्य 2 वर्ष का है। देखो समझना, परिवार का सबसे छोटा सदस्य 2 वर्ष का है। 2 तरीके से सोल्व कर लेंगे। पहले छोटा तरीका बताता हूं, फिर बेसिक बताता हूं। तो 2 साल का, इसका मतलब 2 वर्ष पहले वो जन्मा था, तो 2 वर्ष पहले औसत आयु क्या थी? अब तो आप बता ही देंगे कितनी थी, सबकी 26 थी, क्योंकि वर्तमान में 28 28 28 28 से 5 जगह है,
भाई औसत का मतलब बराबर करने के बाद में, तो वर्तमान में अगर सबकी आयु को बराबर किया जाए तो 28 28 28 ऐसे आती है। 2 साल पहले तो सारे ही जने 2-2 साल छोटे थे, जो सबसे बड़ा वो भी 2 साल छोटा, उससे छोटे वाला वो भी 2 साल छोटा, तो प्रत्येक की आयु 2 2 2 2 कम करेंगे तो औसत भी 2 कम हो जाएगा। ये अपन ने पढ़ रखा है। इसका मतलब 2 वर्ष पहले परिवार की जो औसत आयु थी वो कितनी थी? 26। 2 वर्ष पहले 26 थी औसत आयु। और कितने सदस्य हैं? एक परिवार के 5 सदस्य। ठीक है, चलो अब समझते हैं। पहला सवाल पूछा गया कि जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। तो ये कितने सदस्यों की बात है? 5 की। तो 26 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 130 वर्ष। ये तो होगी टोटल। कब? 2 वर्ष पहले की बातें हैं। टोटल जो आयु है वो 130 वर्ष है। अब देखना, एक तो पूछा है जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी, दूसरा पूछा है जन्म के उपरांत परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो यहाँ जन्म के उपरांत कितने सदस्य लिए? देखो अपन ने 5 लिए ना, इसका मतलब जन्म के उपरांत है वो कितनी हो गई औसत आयु? 26 हो गई। ठीक है, और जन्म से पहले कितनी थी औसत आयु? तो जन्म से पहले आयु तो यही थी 130, लेकिन सदस्य कितने थे? 4 ही थे। 130 में 4 का भाग देंगे तो 130 का आधा 65, 65 का आधा करेंगे तो 32.5, 32.5 वर्ष ये थी। ये तो सीधा तरीका बताया। अब पहले बेसिक तरीका समझो, फिर देखना सीधा तरीका बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं बेसिक तरीका आपको पहले बता देता हूँ, फिर ये देखना सीधा वाला तरीका आपकी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और आप बिना कैलकुलेशन किए हुए भी इसको सरल कर पाओगे। तो पहले दिखाता हूं बेसिक तरीका। देखो, जैसा सवाल में लिखा है वैसा वैसा लिख देते हैं। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है, तो वर्तमान में कुल आयु कितनी हो गई? भाई 5 सदस्य औसत 28, तो 5 गुणा 28 140, 140 हो गई वर्तमान में आयु। अब पूछे 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले कुल आयु। तो देखना, सबसे बड़ा सदस्य ए, फिर बी, फिर सी, डी और ई, सबकी औसत आयु 28 28 28। इसका मतलब 2 साल पहले ये भी 2 साल छोटा था, ये भी 2 साल, ये भी 2 साल, ये भी 2 और ये भी 2 साल। प्रत्येक सदस्य 2-2 साल छोटा था, तो टोटल जो आयु है वो 2 2 2 और 2, 2 पंजे 10 साल कम हो गई। तो 2 वर्ष पहले कुल आयु कितनी थी? तो 140 माइनस 10। ये तो पता चल ही गया ना कि 2 साल पहले सारे व्यक्ति 2-2 साल छोटे थे, तो 2 गुणा 5 10 साल आयु कम थी। इस कारण से चाहो तो लिख भी सकते हो 2 गुणा 5 बराबर 10, 10 थी कम। 140 में से 10 कम करेंगे तो 130। ये कब थी? 2 साल पहले थी आयु। पहली बात, जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? तो 2 साल का सबसे छोटे वाला बालक है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, परिवार का सबसे छोटा सदस्य 2 वर्ष का है और उसके जन्म के समय पूछा। इसका मतलब 2 साल पहले की बातें पूछी हमने, 2 साल पहले। टोटल आयु ज्ञात कर ही ली 130 है। तो जब वो जन्मने से पहले की बात पूछे तो इसका मतलब परिवार में वो सदस्य आया था क्या? नहीं आया। इसका मतलब सदस्य कितने थे? 4 थे। 5वें का तो इंतजार कर रहे थे, तो 4 सदस्य थे। औसत भी कितना था? कुल आयु बट्टे कुल सदस्य। इसका मतलब जन्म से पहले औसत कौन सा हो जाएगा? 130/4, मतलब 32.5 वर्ष। दूसरा सवाल, जन्म के उपरांत परिवार की औसत आयु क्या होगी? तो कोई व्यक्ति जस्ट जन्मा ही है तो जन्मते ही आयु थोड़ी बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती। इसका मतलब टोटल आयु तो 130 ही रहेगी, लेकिन परिवार में एक सदस्य बढ़ जाएगा। सबसे छोटे वाला बालक जब जन्मा तो कोई पूछे ये कितनी साल का हो गया? तो 0 साल का, तो उसकी आयु नहीं जुड़ेगी, टोटल आयु तो 130 ही रहेगी, लेकिन सदस्य एक बढ़ जाएगा, 5 हो जाएंगे। 26 आ गया क्या? 26 आ गया, 26 वर्ष है ना। तो 5 जन्म के उपरांत परिवार की औसत आयु कितनी हो गई? तो 26 वर्ष हो गई। ठीक है, 13 का दुगुना करना है 26। ठीक, उत्तर नोट कर लो इसको। लिखेंगे एक सवाल,
वर्तमान में एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष है। परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 1 वर्ष है तो परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 1 वर्ष है तो पहली बात, सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? और दूसरी बात लिखेंगे, सबसे छोटे सदस्य के जन्म के उपरांत परिवार की औसत आयु क्या हो गई? सबसे छोटे सदस्य के जन्म के उपरांत परिवार की औसत आयु क्या होगी? समझते हैं, देखो बहुत ही आसान है। वर्तमान में एक परिवार के 4 सदस्य, तो 4 सदस्य हैं, उनकी औसत जो आयु है वो कितनी है? 15 वर्ष है। तो 4 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 4 सदस्यों की कुल आयु हो जाएगी बराबर 15 गुणा 4, 15 चौके 60, 60 साल होगी टोटल आयु। अब पूछा है कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, तो जब वो जन्मा ही था, मतलब कब जन्मा? तो 1 साल पहले जन्मा। तो 1 साल पहले देखो चारों ही व्यक्ति 1-1 साल छोटे थे, तो 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले चारों सदस्य 1-1 वर्ष छोटे थे, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 60 में से घटाएंगे, चारों 1-1 साल छोटे थे तो 4 साल कम कर देंगे, कितनी? 56 वर्ष। टोटल कितनी थी? 56 वर्ष। कितने सदस्यों की? 4 सदस्यों की। अब पूछा गया है कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? तो परिवार की औसत आयु पूछी गई है, तो टोटल कितनी? 56 वर्ष बटे जन्म के समय वो नया वाला सदस्य गिना जाएगा क्या? नहीं। तो कितने सदस्य थे पहले? 3, तो 56 में भाग देंगे कितने का? 3 का। 56 बटे 3, 3 एकम 3 बच गया, 2 उतारा 26 हो गया, और 3 का भाग दिया 8 दिए 24 बच गया, 2 बटे 3, 18 सही 2 बटे 3 वर्ष। इसको आप माह में बदलेंगे तो 18 साल तो पूरे पूरे, 2 बटे 3 वर्ष को माह में बदलते हैं तो देखो क्या करना होता है, जब वर्ष को महीने में बदलते हैं तो गुणा करते हैं 12 से, 3 से कट गया 4 बार, 4 दूनी 8 माह, तो 18 वर्ष और 8 माह, ये हो गई इनकी औसत आयु। कब? जन्म के जस्ट पहले, मतलब पहले सवाल का उत्तर। अब पूछा सबसे छोटे जन्म सदस्य के जन्म के उपरांत, मतलब जस्ट बाद में, तो जस्ट बाद में कितनी होगी? तो टोटल आयु तो थी 56, लेकिन सदस्य कितने हो गए? 4 हो गए, 56 में भाग देंगे 4 का, तो कितनी आ गई? 14 वर्ष। उत्तर नोट कर लीजिए। अगला सवाल लिखेंगे, 7 वर्ष पहले, ये अलग टाइप का है, लिखेंगे इसी में, 7 वर्ष पहले पति तथा पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। 7 साल पहले पति तथा पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी।
वर्तमान में पति पत्नी तथा एक बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है। तो बच्चे की उम्र ज्ञात करो। बच्चे की उम्र ज्ञात करो। ये कब की बातें हैं? 7 साल पहले। 7 साल पहले की बातें हैं, जब इनकी शादी हुई उस समय की बातें हैं। औसत आयु कितनी थी पति पत्नी की? 25 वर्ष। तो हम ये लिख सकते हैं कि 7 वर्ष पहले पति और पत्नी की जो कुल आयु है वो कितनी है? तो ये हो गई 25 प्लस 25 या 25 गुणा 2 कर देते हैं, तो ये हो गया 50 वर्ष। ये तो थी कब? 7 साल पहले। तो वर्तमान में देखो, पति भी 7 साल बड़ा हो गया और पत्नी भी 7 साल बड़ी हो गई। सीधे शब्दों में कहें तो पति भी 7 साल बूढ़ा हो गया और पत्नी भी 7 साल बूढ़ी हो गई। ठीक, दोनों थोड़े थोड़े बूढ़े हो गए हैं। कितने कितने साल? तो 7 साल बूढ़े हो गए। तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो 25 और 7 कितना होता है? 32। तो वर्तमान में पति प्लस पत्नी इन दोनों की कितनी हो गई? तो 32 गुणा 2। भाई दोनों की औसत आयु 7 साल बढ़ेगी। ये 7 साल पहले की बातें हैं कि वो 25 के थे। वर्तमान में कितने हो गए? 32 के। 32 गुणा 2 टोटल मिला के कितने हो गए? 64 वर्ष के। 64 वर्ष के तो ये दोनों ही हो गए। अब एक हो गया बच्चा। कब? वर्तमान की बात करें तो बीच में इस 7 साल के किसी अवधि में बच्चा हो गया। लेकिन जब वर्तमान में देखें तो पति पत्नी और बच्चा तीनों की जो उम्र है वो टोटल उम्र कितनी होगी? तो औसत कितना है? 22। 3 जनों की है ना, तो 22 गुणा 3 कितने के हो गए? 66। तीनों के जोड़े तो कितने? 66 वर्ष के। 66 में से दोनों पति पत्नी कितने के हैं? 64 के। तो बच्चा कितनी साल का है? 2 साल का। तो यहां से पता चल गया कि बच्चे की जो उम्र है वो कितनी है? 66 में से घटाएंगे 64 को तो 2 वर्ष। अब ये सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि बच्चे की उम्र कितनी है, तब तो 2 वर्ष। और ये पूछे कि शादी के कितने साल बाद में बच्चे का जन्म हुआ। तो 7 साल पहले हुई थी शादी, 2 साल का है बच्चा, इसका मतलब 5 साल बाद में बच्चे का जन्म हुआ था। 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 साल बाद में बच्चे का जन्म हुआ था। तो ये हमने पढ़ा है औसत आयु से संबंधित प्रश्न, और यहीं पे अपना औसत टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और आप इस टॉपिक के जहां पे भी आपको क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन जरूर सोल्व करना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे सवाल कर पाओगे। और इसके बाद में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे प्रतिशतता। धन्यवाद।